अरे दिव्या, तू यहाँ? बाजार में अपनी सहेली को देखकर महक चहक उठी। फिर शिकायती लहजे में बोली, रहती कहाँ हो आजकल मैडम? कुछ फोन वोन भी नहीं। लगता है बहुत व्यस्त हो गई हो। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस समय ही नहीं मिलता। अच्छा वह सब छोड़, ये बता, आंटी अंकल और मोनू सब कैसे हैं? सब टनाटन। महक हंसी और हाथ के इशारे से बोली कि चल उस कॉफ़ी शॉप में बैठकर आराम से बातें करते हैं। 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर कर महक दिव्या की तरफ देखते हुए बोली, काफ़ी तनाव में लग रही है। क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ नहीं यार, थक गई हूँ जिंदगी से। लगता है ये नौकरी छोड़ छाड़ कर आराम से घर बैठ जाऊं। तू ही बता, अब रविवार को भी ऑफिस जाना पड़े तो चिढ़ तो होगी ना। आज बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली तो घर का सामान लेने निकली हूँ। सच कहूँ तो प्राइवेट जॉब वालों की और भी दिक्कत है, निचोड़ कर काम लेते हैं और छुट्टी भी नहीं देते। सिर पर बल देती हुई दिव्या बोली। सो तो है। कॉफ़ी का घूंट भरती हुई महक बोली, वैसे क्या सरकारी और क्या प्राइवेट जॉब, सब जगह यही हाल है यार। मुझे ही देखना, सुबह 10 बजे की निकली, शाम को 8 बजे घर पहुंचती हूँ। यानी कि 9 से 10 घंटे की ड्यूटी। थक कर ऐसी चूर हो जाती हूँ कि घर पहुंचकर कुछ काम करने का मन ही नहीं होता। एक रविवार की छुट्टी मिलती है तो थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन उसमें भी क्या आराम। चिप्स के पैकेट की तरह आधा रविवार तो हवा की तरह वैसे ही निकल जाता है और बाकी बचा आधा दिन घर के बचे हुए कामों में निकल जाता है। अपना दुखड़ा सुनाती महक बोली, सही कह रही है तू। महक की बात पर मुहर लगाती दिव्या बोली, मैं भी ऑफिस से आते आते इतनी थक जाती हूँ कि फिर कोई काम करने का मन ही नहीं होता। वैसे तुझे कम से कम घर का पका पकाया खाना तो मिल जाता है, मेरा तो वह भी नहीं। जानती तो है, मम्मी पापा बड़े भैया के पास रांची गए हुए हैं, भाभी माँ जो बनने वाली है। ये सुनकर महक कहने लगी कि क्यों ना हम तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं घूमने चले। छुट्टी? पागल है क्या? दिव्या ने आंखें चमकाई। वो बुढ़ा खुसट मेरा बॉस छुट्टी मांगने पर ऐसा सड़ा सा मुंह बना लेता है जैसे मैंने उसकी प्रॉपर्टी मांग ली हो। कुछ सुनता ही नहीं है, बस अपनी ही हाँकता है, ये करो वो करो, आज ये काम पूरा होना ही चाहिए, वगैरह वगैरह। दिव्या की बात पर महक जोर से हंस पड़ी। वैसे सच कहूँ, कहीं घूमने जाने का मन तो मेरा भी हो रहा है, लेकिन छुट्टी की ही परेशानी है। अच्छा दुखी मत हो, महक ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। हम दोनों सहेलियां लंबी छुट्टी लेकर सोलो ट्रिप पर कश्मीर घूमने चलेंगे। वो तो ठीक है यार, लेकिन सोचती हूँ इस जॉब के चक्कर में मैंने क्या कुछ खो दिया। मतलब? महक चौंक कर बोली, मतलब ये कि माँ पापा की बात मानकर अगर मैंने शादी कर ली होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। पति कमाता और मैं आराम से मज़े करती। दिव्या की बात पर महक की हंसी छूट गई। हंस क्यों रही है? क्या गलत कहा मैंने? नहीं, हंस इसलिए रही हूँ कि कौन सा तू बुढ़ी हो गई है या तेरी शादी की उम्र निकल गई है जो ऐसी बातें कर रही है। 27-28 की तो है, कर ले शादी और ऐश कर पति की कमाई पर। महक को आश्चर्य भी हुआ था कि जो दिव्या हमेशा आत्मनिर्भर होने का ढोल पीटती थी और जिसने जॉब को हमेशा अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान दिया, आज वही ऐसी बातें कर रही है। नहीं, मतलब नौकरी तो करूंगी ही करूंगी मैं, लेकिन अगर पति बहुत पैसे वाला हो तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे। समझ, आराम से उड़ाऊंगी और क्या। दिव्या हंसी और बोली, सोच रही हूँ इस बार मेरे मन मुताबिक कोई अच्छा लड़का मिले तो हाँ कर दूंगी शादी के लिए। ये ले, अब तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न और सुंदर लड़की को अच्छे लड़के की क्या कमी। खुद तेरे ऑफिस में ही तुझ पर कई मरने वाले हैं, लेकिन तू ही है कि किसी को घास नहीं डालती। बोलकर महक हंसी। अरे तू भी क्या बोल रही है? दिव्या शर्मा गई, लेकिन महक को पता है कि कैसे ऑफिस में सब उससे 2 बातें करने को तरसते हैं, पर दिव्या ही है कि किसी को भाव नहीं देती। और वो मिहिर तो दीवाना ही है इसका। दिव्या को खुश करने के लिए जाने वह कैसे कैसे स्वांग रचता है। अक्सर वह अपने घर से अपनी मम्मी के हाथों का बना थेपला, बटाटा भजिया और वड़ा, ना जाने क्या क्या गुजराती डिश लेकर आता ताकि दिव्या खाकर उसकी प्रशंसा करे। वह तरसता कि दिव्या एक बार उसकी बाइक के पीछे आकर बैठ जाए
तो उसकी बाइक धन्य धन्य हो जाए। लेकिन दिव्या थी कि उसे ज़रा भी भाव नहीं देती थी। वैसे वह उसे क्यों भाव देने लगी? क्योंकि एक तो वह उसके एक पोस्ट नीचे था और दूसरा दोनों अलग अलग जाति से। जहाँ दिव्या ठाकुर घराने की लड़की थी, वहीं मिहिर घाटी गुजराती परिवार से था। दोनों का कहीं से भी मेल नहीं था, न खान पान में और न ही बात विचार में। बस एक साथ एक ही ऑफिस में काम करने से क्या वह उसे पसंद करने लगेगी? लेकिन बेचारा मिहिर उसे खुश करने के लिए खूब स्मार्ट बनकर ऑफिस आता। भले ही उसके कपड़े सस्ते होते थे, पर धुले और प्रेस किए होते थे और जिन पर वह कसकर परफ्यूम छिड़क कर ऑफिस आता था। लेकिन उसके सस्ते से परफ्यूम की महक से दिव्या का सिर भारी हो जाता था। जब वह उसके पास से होकर गुजरता तो मिहिर के पापा नहीं थे, इसलिए माँ बहन और बूढ़ी दादी की जिम्मेदारी उसी पर थी। तो बेचारा कहाँ से महंगे महंगे कपड़े और परफ्यूम खरीदता अपने लिए। खैर जो भी हो, पर दिव्या चाहती थी कि उसका लाइफ पार्टनर उसकी फील्ड से अलग का हो, कोई बड़ा अधिकारी या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ताकि उसकी ज़िंदगी मज़े से गुजरे। ओहो! तो कोई पैसे वाला मुर्गा चाहिए तुझे, जो रोज़ सोने का अंडा दे, है ना? महक ने मजाक किया। हाँ यार, ऐसा ही कुछ ताकि ज़िंदगी में स्ट्रगल ना करना पड़े मुझे। वैसे रिश्ते तो कई आए मेरे लिए, पर मुझे कोई खास जचा नहीं। दिव्या ने आज अपने मन की बात महक के सामने खोलकर रख दिया कि वह अपने लिए कैसा जीवन साथी चाहती है। एक लंबी सांस खींचती हुई दिव्या फिर बोली, काश हमारा भी समय मीनाक्षी जैसा होता तो कितना अच्छा होता। कौन, अपनी मीनाक्षी? महक बोली। अरे हाँ, हमारे कॉलेज की दोस्त मीनाक्षी, याद नहीं? हम उसकी शादी पर भी गए थे। कितना इतरा रही थी वो अपनी शादी पे। हाँ भाई, इतराए भी क्यों ना, इतने बड़े और पैसे वाले घराने में शादी जो हुई है उसकी, और उस पर भी उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। सो सब कुछ तो उसका भी हुआ, है ना? और एक मैं, इतनी पढ़ लिख कर भी गधा मजूरी कर रही हूँ, बॉस की डांट खा रही हूँ। दिव्या बोल ही रही थी कि उसका फ़ोन घनघना उठा। दिल्ली से उसकी माँ का फ़ोन था। पूछ रही थी कि दिव्या ठीक तो है? दिव्या की माँ फ़ोन पर उसका हाल चाल लेती रहती थी। माँ का फ़ोन था, चिंता कर रही थी। महक की तरफ देखती हुई दिव्या बोली, तो वह कहने लगी कि हाँ माँ है ना, बच्चों की चिंता होती ही है। सो तो है। दिव्या ने सिर हिलाया, फिर बोली, जानती है, कल मैंने मीनाक्षी को उसके पति के साथ BMW गाड़ी में कहीं जाते देखा। क्या ठाठ है उसके, करोड़पति पति कम ड्राइवर है। यह बोलकर वह हंसी। हाँ, याद क्यों नहीं होगा, बल्कि हम तो अक्सर मिलते रहते हैं। महक बोली। पढ़ने में कितनी होशियार थी वह, याद है ना? क्लास में किसी भी सवाल का जवाब सबसे पहले वही देती थी। 12th में पूरे स्कूल में वही एक टॉप आई थी। उसे टीचर बनने का बहुत शौक था, तभी तो उसने बीए करने के बाद बीएड किया। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ इतनी पढ़ाई का? आखिरकार हाउसवाइफ ही बनकर रह गई ना। वही घर बच्चे पति की देखभाल करो, और क्या। अब ज़रूरत भी क्या है उसे नौकरी करने की? इतना अमीर पति जो मिल गया है उसे। अब देखना, हम साथ में पढ़े और वह कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम वही ढाक के 3 पात। सुबह बैग उठाकर ऑफिस भागो और शाम में हाफते थकते घर पहुँचो। बोलकर दिव्या ठहाके लगाकर हंसी, तो महक को मुस्कुराना पड़ा। क्या हुआ, तू ऐसे चुप क्यों हो गई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए महक ने बात अधूरी छोड़ दी। फिर थोड़ा सीधे होकर बैठती हुई बोली, कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता डियर। तुमने उसे उसके पति के साथ BMW में घूमते देखकर सोच लिया कि वह दुनिया की सबसे खुश लड़की है। लेकिन तुझे शायद नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। एक बार उसने ही बताया था मुझे कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। अच्छा? दिव्या ने हैरानी से कहा। हाँ यार, बेचारे उसके माँ बाप ने अपनी इकलौती बेटी की शादी में अपनी सारी जमा पूंजी ये सोचकर लगा दी कि इतने बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे से उसकी शादी हो रही है तो बेटी उम्र भर सुखी रहेगी, उसे कभी किसी बात का दुख नहीं होगा। यहाँ तक कि उन्होंने लड़के वालों की सारी शर्तें भी मान ली। शर्तें? कैसी शर्तें? यही कि मीनाक्षी शादी के बाद जॉब करने का नाम भी नहीं लेगी और उसे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा।
अब बता, जहाँ इंसान को अपनी एक छोटी सी छोटी बात के लिए ससुराल वालों का मुंह ताकना पड़े, वहाँ कोई खुलकर सांस भी कैसे ले सकता है भला? मीनाक्षी के माँ पापा ने तो यही सोचकर बेटी को उनके घर ब्याह दिया कि इतने बड़े घर में बेटी की शादी हो रही है तो उसे जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है। सही बात है, लेकिन इंसान की अपनी भी कोई ज़िंदगी होती है कि नहीं? शादी के बाद ना तो वो अपने ससुराल वालों से पूछे बिना अपने किसी सहेली से मिल सकती है, ना ही अपने मन का कुछ कर सकती है। यहाँ तक कि अपने माँ पापा से मिलने के लिए भी उसे पति और सास ससुर की इजाज़त लेनी पड़ती है। ओह माय गॉड! दिव्या भौचक्की सी बोली। वैसे सुना है बहुत बड़ा परिवार है उसका। हाँ, सही सुना है तुमने। मीनाक्षी के ससुर के दोनों छोटे भाई, उनके परिवार में एक विधवा बुआ सास और 80 साल की दादी सास, सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। उनका अपना कमरे का शो उनका अपना कपड़े का शोरूम है जिसे सब साथ मिलकर चलाते हैं। इसका मतलब इसका मतलब भरा पूरा परिवार मिला है उसे। दिव्या हंसी। भरा पूरा परिवार नहीं, बड़ा बुरा परिवार मिला है उस बेचारी को। आज़ाद पंछी की तरह उड़ने वाली लड़की पिंजरे में कैद होकर रह गई है। अफसोस जताती महक बोली। तो हंसती हुई दिव्या बोली कि हाँ, मगर सोने के पिंजरे में। अब पिंजरा सोने का हो या लोहे का, बना तो है कैद होने के लिए ही ना। एक सांस खींचती हुई महक बोली। चल अब चलती हूँ, कई बार मम्मी का फ़ोन आ चुका है। वैसे आ कभी घर। आ। हाँ, ज़रूर आऊँगी। आंटी अंकल को मेरा नमस्ते कहना और मोनू को मेरा प्यार देना। मुस्कुराती हुई बोल दिव्या भी अपने घर की ओर चल पड़ी। महक, मीनाक्षी और दिव्या तीनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। तीनों की आपस में अच्छी ट्यूनिंग थी। साथ कॉलेज आना जाना, पिक्चर देखना, घूमने जाना उनका होता रहता था। कॉलेज के बाद एमबीए कर जहां दिव्या को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, वहीं मीनाक्षी एक स्कूल में टीचर बन गई और महक की शादी हो गई। लेकिन शादी के साल भर के अंदर ही उसका अपने पति से तलाक हो गया और अब वह अपने बेटे मोनू के साथ अपने माँ पापा के साथ रहती है। इधर शादी के बाद मीनाक्षी ने टीचर की जॉब छोड़ दी। छोड़ क्या दी, छुड़वा दी गई। और वैसे भी उसे जॉब करने की ज़रूरत ही क्या थी। अब कहीं ना कहीं मीनाक्षी का वैभव देखकर दिव्या को ईर्ष्या होती थी कि उसके साथ पढ़ने वाली मीनाक्षी आज ठाठ से जीवन जी रही है और वह 4 पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। काश उसे भी कोई ऐसा पैसे वाला ससुराल मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। दिव्या के भाई के दोस्त का साला वहीं गुजरात में ही एक सरकारी ऑफिसर था। अपने घर से भी वह काफ़ी मजबूत था। उसके पापा राजनीतिक से ताल्लुकात रखते थे, सो बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। गुजरात के पूर्व सीएम के घर उनका आना जाना था। सब कहते हैं बड़े ही रुतबे वाले इंसान हैं वे। इसलिए दिव्या का भाई चाहता था कि कैसे भी करके उसकी बहन की शादी उसके दोस्त के साले से हो जाए। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि लड़का विधुर था। शादी के 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। वैसे दिव्या को उसके विधिर होने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पहले वह लड़के से मिलकर उसे अच्छे से जान समझ लेना चाहती थी। लेकिन रुपेश से मिलने के बाद दिव्या को लगा कि यही है जो उसका लाइफ पार्टनर बन सकता है। रुपेश का सरल व्यवहार, उसके बात करने का ढंग दिव्या को इतना पसंद आया कि उसने तुरंत शादी के लिए हाँ बोल दिया। सबसे बड़ी बात, इतना पैसे वाला और इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद रुपेश को नाम मात्र भी घमंड नहीं था। एक रोज उसकी दिवंगत पत्नी के बारे में पूछने पर रुपेश ने बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उसे ऐसे छोड़कर चली जाएगी नहीं पता था उसे। एक दूसरे को अच्छे से समझ जान लेने के बाद एंगेजमेंट और फिर अगले महीने ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों एक हफ्ते के लिए हनीमून मनाने अमेरिका चले गए। वे 7 दिन कैसे हवा की तरफ निकल गए पता ही नहीं चला दिव्या को। ससुराल में सास ससुर ननद देवर सबसे दिव्या को बहुत प्यार मिल रहा था, लेकिन अचानक से रुपेश का बदला बदला व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। सुबह वह जल्दी घर से निकल जाता और देर रात ही वापस आता था। उसके घर आने जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। कभी कभी तो वह कई कई दिनों तक घर नहीं आता और दिव्या के कुछ पूछने पर उल्टे जवाब देता कि वह उसकी तरह कोई मामूली सा प्राइवेट जॉब नहीं करता। हर वक्त
वह दिव्या को नीचा गिराने की कोशिश करता रहता था, जताता कि उसने सिर्फ उसके पैसों की खातिर उससे शादी की है। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि शादी के पहले इतना सीधा सरल दिखने वाला इंसान एकदम से इतना सख्त कैसे बन गया, और वह क्या कोई गई गुजरी है जो रुपेश उससे ऐसे बात करता है। उसकी बात पर रुपेश उससे लड़ने लगता। कई बार तो उसने दिव्या पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन पति पत्नी के बीच ऐसा तो होता ही रहता है, सोचकर दिव्या ही चुप हो जाया करती थी। लेकिन रुपेश जब उस पर अपने पैसे और पोस्ट का रोब झाड़ता तो उसे बुरा लगता था। रुपेश का बार बार ये जताना कि जितना वह कमाती है उतना तो वह अपने ड्राइवर को तनख्वाह दे देता है। इतने पैसे वाले घर में शादी करके कहीं ना कहीं वह अपने आप को इन सबसे कमतर समझने लगी थी। उसके कानों में रुपेश की बातें गूंजती कि जितनी उसकी एक महीने की सैलरी है उससे ज़्यादा तो उसके घर के नौकर और ड्राइवर सैलरी पाते हैं। उसकी गाड़ी की यहाँ कोई पूछ नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो लाखों करोड़ रुपए की गाड़ियों की लाइन लगी थी। शादी के पहले दिव्या खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर ऑफिस जाती थी, लेकिन यहाँ तो एक आवाज़ में ड्राइवर नजरें नीचे किए हाजिर हो जाता था। 30 त्योहारों पर जब उसके मायके से तोहफे आते तो ये कहकर उसके तोहफे को एक तरफ रख दिया जाता कि बाद में देख लेंगे। लेकिन पता था दिव्या को कि उसके मायके से आए तोहफों को घर के नौकरों में बांट दिया जाएगा। पति रुपेश चाहता था कि दिव्या अपने जॉब छोड़ दे। उसका कहना था कि उसे जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है अब। कौन सा उसके न कमाने से घर में भुखमरी छा जाएगी। लेकिन दिव्या का कहना था कि उसने इसलिए इतनी पढ़ाई नहीं की कि घर संभाले और सबका ध्यान रखे। इसी बात पर आए दिन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी थी। सास से जब वह इस बात की शिकायत करती तो सास भी उसे ही समझाती हुई कहती कि रुपेश सही ही कह रहा है। इतने बड़े ऑफिसर की बीवी और इतने बड़े नेता की बहू कोई छोटी मोटी नौकरी करे शोभा देता है क्या? और घर में कौन से पैसों की कमी है जो उसका नौकरी करना ज़रूरी है? छोड़ देना, आराम से ज़िंदगी जी। जब दिव्या ने यह बात अपने माँ भाई से बताई तो उन्होंने भी उसे यही सलाह दी कि सही तो कह रहे हैं वे लोग। यहाँ कोई भी उसे नहीं समझ पा रहा था। हाँ, माना कि मुझे बहुत पैसे वाला पति और ससुराल चाहिए था। कहा था मैंने एक दिन तुमसे कि कितना अच्छा होता अगर मेरा पति कमाता और मैं मजिश करती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैं अपनी जॉब छोड़कर घर में बैठ जाऊंगी। नहीं महक, मैं यूँ अपनी आज़ादी को घर की चार दीवारी में कैद नहीं कर सकती। समझ न तू। अपनी सहेली का हाथ पकड़कर दिव्या सिसक पड़ी कि उसकी सोच कितनी गलत थी, और आज उसे मीनाक्षी का दर्द समझ में आ रहा था। मैं तो कहती हूँ तू रुपेश को समझा कि तू यह जॉब पैसे के लिए नहीं कर रही है। जरूर समझेगा वह तुम्हारी बात। महक ने उसे समझाया। लेकिन दिव्या कहने लगी, नहीं तू नहीं समझ रही है महक। मेरा जॉब करना उन्हें अपनी इज्जत और रुतबे पर गाली नजर आता है कि इतने बड़े घर की बहू एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करेगी। क्या कहेंगे लोग? तो क्या लोगों के लिए मैं अपनी आज़ादी को कैद कर दूं, चूल्हे में झोंक दूं, अपनी सारी डिग्रियों को? बोल। दिव्या की सास अब उस पर माँ बनने का दबाव डालने लगी थी, लेकिन वो उसे कैसे समझाए कि जब पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा है तो माँ बनने का सवाल कहाँ पैदा होता है। हनीमून से लौटने के बाद शायद ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना होगा, और अब तो वह भी नहीं। एक दिन रुपेश के ऑफिस के बैग में उसे कुछ ऐसा मिला कि वह हैरान रह गई। बर्थ कंट्रोल पिल रुपेश के बैग में। लेकिन यह दवाई तो मैं नहीं खाती, फिर किसके लिए यह है? दिव्या का माथा घूम गया। तभी रुपेश का फ़ोन घनघना उठा। वो बाथरूम में था, इसलिए दिव्या ने उसका फ़ोन उठा लिया, और अभी वह हेलो बोलती ही थी कि सामने से किसी औरत का स्वर सुनकर वह चौंक गई। हेलो रुपेश, मैं अलीशा। सुनो, लगता है बर्थ कंट्रोल पिल तुम्हारे ही बैग में रह गई है शायद। प्लीज़ लेते आना, वरना आज रात तुम्हें भूखे ही सोना पड़ेगा। बोलकर वह महिला जिस तरह से हंसी, दिव्या को सारा मामला समझ में आ गया। अपना फ़ोन दिव्या के हाथ में देखकर रुपेश ने झट से उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और झिड़क कर बोला कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसका फ़ोन उठाने की। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा फ़ोन उठाने की, लेकिन एक बात सच सच बताओ, तुम्हारे बैग में ये बर्थ कंट्रोल पिल क्या कर रही है? दिव्या की बात पर रुपेश का चेहरा सफ़ेद हो गया। और ये अलीशा कौन है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बताओगे मुझे? क्यों बताऊं? होती कौन हो तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाली? मैंने कहा था ना तुमसे,
मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो, अपने काम से काम रखा करो। तो क्यों नहीं समझती तुम यह बात? पर्सनल लाइफ तो क्या मेरा तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है? दिव्या ने तमतमाते हुए कहा। ज़्यादा गरमाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और वैसे भी तुम्हें ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए था मिल गया ना, तो चुप रहो। शर्ट का बटन लगाते हुए रुपेश बोला। लेकिन आज दिव्या को अपने सवाल का जवाब चाहिए था और वह लेकर रहेगी, सोच लिया उसने। क्योंकि इससे पहले भी उसे कई ऐसे सबूत मिले थे रुपेश के खिलाफ, पर उसे लगा था कि सब उसकी खुशियों से जलते हैं, इसलिए उसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पर वे सब सही थे। उसके ऑफिस के ही एक दोस्त ने दिव्या को बताया था कि रुपेश का अपने ही ऑफिस की एक महिला के साथ सालों से नाजायज़ रिश्ता है। उस महिला का अपने पति के स्थान पर जॉब मिला है और इसके लिए रुपेश ने ही भाग दौड़ की थी। यह बात उसकी पहली पत्नी भी जानती थी, इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। वह तो उसे पुलिस में ले जाने की धमकी देती थी। रुपेश के माँ बाप को भी पता है कि दोनों के नाजायज़ रिश्ते के बारे में, इसलिए उन्होंने रुपेश को उससे शादी करने से रोक दिया ताकि राजनीति में उनकी इमेज ना खराब हो। ठीक है, तो सुनो, मैं अलीशा से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार वाले ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि वह दूसरे धर्म से है। अगर मैं उसे शादी कर लेता तो मेरे पापा की राजनीति में इमेज खराब हो जाती। इस बार वे एमएलए के लिए खड़े हो रहे हैं। उन्हें जनता का पूरा सपोर्ट चाहिए। इसीलिए तुम अपना मुंह बंद ही रखना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। दिव्या को धमकाते हुए रुपेश बोला। मेरी पहली पत्नी को भी मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए इसलिए तुमने उसका एक्सीडेंट करवा दिया ताकि तुम्हारा राज राज रहे। उसकी बात को बीच में ही काटती हुई दिव्या चिल्ला पड़ी। ज़्यादा चिल्लाओ मत, समझी? रुपेश भी उसी रफ्तार से गरजा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सुंदरता पर रिझ कर मैंने तुमसे शादी की, या तुम्हारी वह 2 पैसे की नौकरी से मेरा पेट पलता, इसलिए मैंने शादी के लिए हामी भरी? नहीं, बल्कि समाज को दिखाने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। रुपेश की बात पर उसे भरोसा नहीं हुआ और जब वह यही बात अपनी सास को बताने गई तो उनके कमरे के बाहर ही दिव्या के पांव ठिठक कर रुक गए। ससुर कह रहे थे कि कैसे भी करके दिव्या का नौकरी करना बंद करवाना पड़ेगा क्योंकि इससे उनकी राजनीति पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उस पर सास बोली कि बस कैसे भी करके दिव्या माँ बन जाए, फिर खुद ब खुद उसके पाँव में बेड़ियाँ लग जाएगी और उसके सिर से नौकरी का भूत उतर जाएगा। लेकिन यह बात रुपेश को कैसे समझाए? वह उस अलीशा के फेर में ऐसा पड़ा है कि कुछ सुनता ही नहीं। कहता है बहू चाहिए थी ना आपको, अब बच्चे की जिद मत करो मुझसे। ओहो, तो इन लोगों को ही पता है अपने बेटे के बारे में। दिव्या को तो माथा ही घूम गया कि कहाँ फंस गई वह। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लालच में वह सोने के पिंजरे में बंद होकर रह जाएगी। नहीं सोचा था उसने। रिजाइन लेटर तो नहीं दिया दिव्या ने, लेकिन इन लोगों के दबाव में आकर कह दिया कि उसने जॉब छोड़ दी। लेकिन अब उसका इस महल जैसे घर में दम घुटने सा लगा था। छटपटा रही थी वह इस सोने के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था उसे। माँ भाई भी उसका साथ नहीं दे रहे थे कि क्यों अच्छी खासी चल रही अपनी जिंदगी को वह तबाह करना चाहती है। यह सब बात जानकर उसने महक को बताई तो वह सिर थाम कर बैठ गई कि इतनी पढ़ी लिखी स्मार्ट दिव्या कैसे इन धोखेबाजों के चंगुल में फंस गई। अब मैं क्या करूं महक, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। रुपेश है कि उसका किसी और औरत से रिश्ता है, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है और मेरी सास चाहती है कि मैं उसे रिझाऊं, रुपेश के कदमों में बिछ जाऊं ताकि उन्हें अपने घर के लिए एक वारिस मिल सके। क्या मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं है? क्या इतनी गई गुजरी हूँ मैं? बोल। अपने सिर पर हाथ मारती हुई दिव्या सिसक पड़ी, फिर बोली, नहीं पता था मुझे कि मेरी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाएगी। मुझे तो लगा था रुपेश बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, वह मुझे बहुत प्यार देगा और उसके साथ मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन मैं गलत थी महक, मैं गलत थी। शादी से पहले उसने मेरी हर बात पर हाँ कहा, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। राजनीति में अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए उन लोगों ने मुझे मोहरा बनाया। वे चाहते हैं शो पीस में रखी गुड़िया की तरह मैं बस मौन रहूं। चाहते हैं जैसा वे लोग कहें मैं वही करूं। लेकिन मैं मोम की गुड़िया नहीं हूं कि जैसे चाहे मोड़ दे और मैं उफ भी ना करूं। नहीं चाहिए मुझे पैसा, ऐशो आराम, नौकर चाकर और करोड़ों की गाड़ियाँ। मुझे मेरी पहली वाली ज़िंदगी वापस चाहिए।
महक, प्लीज़ कुछ कर। महक के कंधे पर सिर रखकर दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। रोने से कुछ नहीं होगा समझी। अगर तुझे लगता है तू रुपेश के साथ खुश नहीं है तो तलाक क्यों नहीं ले लेती उससे। महक बोली, वही तो, वो मुझे तलाक भी नहीं देना चाहता, और अगर वह देना भी चाहे तो उसके परिवार वाले उसे ऐसा करने नहीं देंगे। जानती है क्यों? क्योंकि चुनाव जो सिर पर है। उसकी इस बात पर महक कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो यही तो समय है, अभी वे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, नहीं समझी। अरे तेरे ससुर एमएलए के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं ना, तो तू कह कि अगर रुपेश ने तुम्हें तलाक नहीं दिया तो तुम की सारी काली करतूतें जनता के सामने खोलकर रख दोगी। उनके किसी भी झूठे आश्वासन में फिर मत आना, उनकी धमकी से भी मत डरना, अपनी बात पर अडिग रहना। वैसे तू कहे तो एक अच्छे वकील का नंबर दे सकती हूँ तुम्हें, उनसे बात कर ले। महक की बातों से दिव्या को बहुत बल मिला और हिम्मत भी कि वह उनसे नहीं डरेगी अब। दिव्या ने जब रुपेश और उसके परिवार वालों के सामने अपनी बात रखी और कहा कि वे लोग अगर उसे एक खरोच भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनकी भलाई इसी में है कि रुपेश उसे तलाक दे दे। वकील के सामने तय हुआ कि रुपेश दिव्या को तलाक दे देगा, लेकिन चुनाव के बाद दिव्या अब उस सोने के पिंजरे से आज़ाद हो चुकी थी और पहले की तरह अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुकी थी। ऑफिस से निकलते हुए जब उसकी नज़र मिहिर से टकराई तो उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली। मिहिर, क्या मैं तुम्हारी बाइक के पीछे बैठ सकती हूँ? घर छोड़ दोगे मुझे? ये बोलकर दिव्या मुस्कुराई। मिहिर ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा और फिर बाइक स्टार्ट कर मुस्कुरा पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।